कलम गवाह है में आज मुलाकात लेखक, अर्थशास्त्री और वरिष्ठ संपादक माधवदास नलपत से। माधवदास नलपत का जन्म 23 दिसंबर 1950 को त्रिवेंद्रम में हुआ। पिता माधवदास पीटीआई के चेयरमैन भी रहे। मां कमला दास मलयालम की प्रसिद्ध लेखिका और साहित्यकार थीं। माधवदास नलपत की प्रारंभिक शिक्षा मुंबई में हुई। बचपन से पढ़ाई में तेज माधवदास नलपत ने मुंबई विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की, जिसमें उन्हें गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ। पत्रकारिता की शुरुआत उन्होंने मलयालम अखबार मातृभूमि से 1984 में बतौर संपादक की। हालांकि 1978 से ही वो अखबार की मैनेजमेंट में शामिल थे। इस दौरान पत्रकारिता के साथ साथ माधवदास नलपत ने केरल में चल रहे साहित्य आंदोलन में मुख्य भूमिका अदा की। कुछ सालों बाद माधवदास नलपत ने मलयालम छोड़ अंग्रेजी भाषा का हाथ थामा और 1979 में द टाइम्स ऑफ इंडिया के बेंगलुरु संस्करण के रेजिडेंट एडिटर बन गए। What was really remarkable about him as an editor was that though we did not share a common worldview, ideologically I think we were poles apart and he will agree to that. But that never came in the way of his judging my work. 1994 में वो टाइम्स ऑफ इंडिया में दिल्ली के रेजिडेंट एडिटर बने और 1995-97 तक बतौर ब्यूरो चीफ का पद भी संभाला। कुछ समय बाद माधवदास नलपत ने एकेडमिक्स की ओर रुख किया और मणिपाल यूनिवर्सिटी में भारत के पहले जियोपॉलिटिक्स के प्रोफेसर बने। इसके साथ ही नलपत यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया के डिस्टिंग्विश्ड फेलो भी रहे। फिलहाल माधवदास नलपत संडे गार्डियन में एडिटोरियल डायरेक्टर के पद पर काम कर रहे हैं। नलपत आज भी कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं में कई अहम भूमिकाएं निभा रहे हैं। माधवदास नलपत से बातचीत का सिलसिला शुरू कर रहे हैं वरिष्ठ संपादक आलोक मेहता। जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं चूँकि जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि आपका एक अलग तरह का कैनवास है, कई तरह के रंग हैं। कहीं आपने जो पढ़ाई की मुंबई में उससे अलग हट करके आप सोचा कि ठीक है कुछ अपना आगे और रिसर्च का काम करेंगे, लेकिन आप एक पत्रकारिता मातृभूमि जो मलयालम का अखबार था और उस ज़माने में 80s में जिस समय बड़ी चुनौतियाँ थी, ऐसे समय में आप पत्रकारिता कैसे आप मातृभूमि में आए? जी, मातृभूमि में आ गया क्योंकि बात तो ये था कि मातृभूमि फ्रीडम फाइटिंग का एक विभाग था। वो इंडिपेंडेंस के लिए एक अखबार ज़रूरी था, इसलिए कई फ्रीडम फाइटर ने मातृभूमि को फंड कर दिया और स्थापित कर दिया। और मेरा ग्रैंडफादर जो है वीएम नायर, जो कुछ दिन पीटीआई का चेयरमैन भी था, वो तो मातृभूमि का मैनेजिंग डायरेक्टर था। जब ग्रैंडफादर तो हार्ट अटैक से ही पास्ड अवे, उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मुझे नॉमिनेट किया बोर्ड में, क्योंकि मेरा अंकल उनका एल्डेस्ट सन ने कह दिया कि देखिए यंग जनरेशन को एक चांस देना चाहिए। तो उस समय आई वाज अबाउट 26 इयर्स ओल्ड, तो उस समय यंग जनरेशन को चांस देना चाहिए, मेरा अंकल डॉक्टर मोहनदास ने कह दिया और मुझे डायरेक्टर बना दिया। उसके बाद क्या हो गया कि मेरा ग्रैंडफादर का एक बहुत ज़्यादा विश था कि एक त्रिवेंद्रम एडिशन शुरू हो जाए। दुर्भाग्य के वो त्रिवेंद्रम एडिशन में उनका समय वो नहीं हो सका। मैं तो बोर्ड को बोल दिया कि देखिए मैं तो एक त्रिवेंद्रम एडिशन स्थापित करने के लिए तो पहले कोची में था, उस समय मातृभूमि कोची में था और कैलिकट में था। कोची में एडिशन और कैलिकट, त्रिवेंद्रम में नहीं था, त्रिवेंद्रम स्टेट कैपिटल था। तो मैं बोर्ड को कह दी कि देखिए मुझे एक अवसर दे दीजिए त्रिवेंद्रम एडिशन शुरू करने के लिए। तो बोर्ड बोल दिया क्या त्रिवेंद्रम एडिशन, बहुत टाइम लगेगा। मैं बोलते देखिए आई विल ट्राई एंड डू इट इन 3 years टाइम। तो मुझे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बना दिया और त्रिवेंद्रम एडिशन का चार्ज विद एडिटोरियल पावर ऑलमोस्ट बेसिकली एज अ डायरेक्टर मैनेजरियल। क्या हो गया कि करीब 2 साल में हम त्रिवेंद्रम एडिशन को स्थापित कर दिया। इसलिए आलोक जी, बात तो ये है कि हम सब कहते हैं कि यू नीड लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, यू नीड अ लॉट ऑफ एज। आई डोंट थिंक सो। मुझे एक चांस दे दिया 26-27 इयर्स में, और जो लोग उस समय मुझसे डबल एज था, वो लोग त्रिवेंद्रम एडिशन स्टार्ट नहीं कर सका।
मैं तो वो ट्रिवेंड्रम एडिशन को स्टार्ट किया। जब मातृभूमि में आप आए सो आपने कुछ ऐसे चीज़ें, एक तो वैसे तो कब सरकारें बदल गई थी, उस समय भी जनता पार्टी भी आई थी, अपेक्षा भी थी, केरल में भी अलग तरह का एक माहौल था, तो किस तरह की उस समय जर्नलिज्म था? जी, बात तो ये है कि मैं उस समय मातृभूमि में ये जो सांबत्तिक रंगम का ऐसा एक कुछ कॉलम था जो इकोनॉमिक इश्यूज, और मैं तो शुरू से ही प्राइवेट सेक्टर के पक्ष में थे, और शुरू से मैं कह दिया कि सिर्फ स्टेट सेक्टर अच्छा नहीं है, प्राइवेट पब्लिक कोऑपरेशन नहीं, कंपटीशन होना चाहिए। क्योंकि केरल में तो कम्युनिस्टों का जरा प्रभाव था उस समय भी बहुत। बिल्कुल, और वहाँ तो प्राइवेट सेक्टर जो कहते हैं पॉइजन है, ये जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है वो ठीक नहीं है, हमको पब्लिक सेक्टर चाहिए, कमांडिंग हाइट्स पब्लिक सेक्टर में चाहिए, ये सोवियत मॉडल। मैं तो उस समय, दैट इज आई एम टॉकिंग ऑफ द लेट 1970s, मैं साफ लिख लिया कि नहीं, प्राइवेट सेक्टर इज गुड, देयर मस्ट बी प्राइवेट सेक्टर, देयर मस्ट बी कंपटीशन। तो आप जब जिस समय अखबार निकाल रहे थे, क्या उस समय, चूँकि आपने नया एडिशन भी निकाला, कैपिटल से भी निकाला, आमतौर पर जो भी ऐसे रीजनल अखबार हैं, मेरा अनुभव यह है कि रीजनल अखबार पर नेशनल प्रेस से भी ज़्यादा प्रेशर होते थे। हमारे नेतागण जो है, प्रत्येक दिल्ली में नेतागण, वो लोग अंग्रेज़ी अखबार को बहुत सीरियस लेता है, क्योंकि अंग्रेज़ी अखबार है फॉरेन जर्नलिस्ट का विंडो इनटू इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़ का विंडो इनटू इंडिया। तो इन लोग जो है ये फॉरेन कंट्रीज़ में एक अच्छा नाम मिलना इनका बड़ा एक क्या डिज़ायर है, एक इच्छा है कि फॉरेन कंट्रीज़ में मेरा नाम अच्छा होना है। वो कैसा अंग्रेज़ी अखबार में मेरे बारे में अच्छी तरह लिखना है। तो यहाँ जो है अंग्रेज़ी अखबार पर बड़ा दबाव था, जो रीजनल पेपर्स में उतना दबाव नहीं था। आप जो कह रहे हैं रीजनल में, रीजनल वालों का प्रेशर होता था, मैं ये कह रहा हूँ। नेशनल पर तो ठीक है कि नेशनल लीडर को चिंता थी, नेहरू या इंदिरा गांधी या बाद में भी अब तक की सरकारों में भी अंग्रेजी का असर हुआ है। रीजनल अखबारों में तो जैसे चाहे हरियाणा में, चंडीगढ़ में आपको याद है बंसीलाल ने ट्रिब्यून जैसे अखबार पर भी कर दिया था। एक और हरियाणा पत्रिका निकली थी इमरजेंसी में, उस पर भी उन्होंने उसके बंडल तक रखवाने पर रोक लगा दी थी। तो मुझे लगता है राज्यों में भी भाषाई अखबारों पर भी, लैंग्वेज प्रेस पर भी अटैक हो रहे थे। यदि अखबार का प्रोप्राइटर्स जो है वो अखबार में ही काम करते हैं, वो अखबार है उनका बिजनेस, तो उनका मन अलग है। जहाँ ये अखबार जो ओन करता है उनका बहुत सारे बिजनेस है, और अखबार एक ही बिजनेस है, एक एंसिलरी बिजनेस है, एक सपोर्टिंग बिजनेस है, तो उनका माइंडसेट अलग है। अभी मातृभूमि और मनोरमा का ये गुण था कि उनका ओनर जो था वो प्रेस उनका इंडस्ट्री था। प्रत्येक मातृभूमि में ऐसा एक बड़ा कैपिटलिस्ट तो नहीं था, मनोरमा में भी था, पर मनोरमा फैमिली भी, वो अखबार तो उनका सबसे बड़ा बिजनेस था, वो उस पर्टिकुलर फैमिली, अमन मैथ्यू का फैमिली। इसलिए अभी हिंदू देख लीजिए वैसे ही है। ऐसे वो ऐसा एक सिचुएशन था, इसमें क्या हो गया, तो वो प्रेशर थोड़ा रेजिस्ट कर सकता। दूसरी बात यह है, लोग एक साइज तो आप तो बढ़ जाएगा, यदि थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो रीजनल पार्टीज और स्टेट गवर्नमेंट्स का दबाव उतना इफेक्टिव नहीं होगा। सेंट्रल दबाव इफेक्टिव हो सकता है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट एक रीजनल पेपर को बड़ा इंटरेस्ट नहीं देता। स्टेट गवर्नमेंट उतना शक्ति नहीं एक बड़ा सा अखबार का खिलाफ मूव करना। इसलिए मातृभूमि जो था थोड़ा बड़ा था, मनोरमा थोड़ा बड़ा था, कौमुदी भी उस समय उतना नहीं बट बड़ा था। इस अखबार पर दबाव स्टेट गवर्नमेंट को डालना, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। और कम्युनिस्ट भी उतना नहीं कर सकते थे। कम्युनिस्ट भी कर दिया था, आई मीन सच में कहना है, मतलब मनोरमा पीपल सफर्ड, मतलब जो उन बताते हैं। अभी आप मेरा कहानी देख लेंगे तो आप जरा उनको, केरल के जर्नलिस्ट को आप पूछ सकते हैं। जब मैं एडिटर था और कांग्रेस पार्टी का सरकार था, तो मैं उनका बहुत खिलाफ, 84 में मैं एडिटर हो गया मातृभूमि में, 88 एंड 89 में आई हैड टू लीव। क्यों? बिकॉज जो कांग्रेस का समय, जब मैं एडिटर था, मैं कांग्रेस का खिलाफ बहुत कुछ रिपोर्ट मेरा जर्नलिस्ट तो लिख लिया। उस समय हमारा बोर्ड में एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप एंटी कांग्रेस था, एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप प्रो कांग्रेस था। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स, दो बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर होल्डर्स था, एक एंटी एक प्रो। इसलिए मैं तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। मैंने फैमिली के अलावा भी लोग बोर्ड में थे। फैमिली के अलावा में हमारा फैमिली जो ग्रैंडफादर कभी भी नहीं, वो कब्जा करने के लिए कोई नहीं किया, इसलिए हमारा शेयर होल्डिंग बहुत कम था। बाकी शेयर होल्डिंग देखेगा तो
तो प्रत्येक ग्रैंडफादर के जाने के बाद बहुत कुछ शेयर होल्डिंग कॉन्सेंट्रेट किया दो ग्रुप्स पर। एक ग्रुप एंटी कांग्रेस, एक ग्रुप प्रो कांग्रेस था। अच्छा, मार्क्सिस्ट पार्टी आ गया सरकार में, तो हमारा अखबार जो है एंटी कांग्रेस और मार्क्सिस्ट पार्टी कैसा आ गया, पूरा का पूरा उनका कैंपेन मातृभूमि का जो स्टोरीज था, मातृभूमि का जो इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स था, उस पर बेस कर दिया उनका कैंपेन। तो उनको फ़ायदा मिला, बहुत फ़ायदा मिला, वो लोग आ गया। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा मार्क्सिस्ट पार्टी को भी थोड़ा क्रिटिसाइज करने लगा, उनका खिलाफ भी रिपोर्ट आने लगा, तो वो लोग घबराया, क्यों ऐसा क्यों करता। तो क्या हो गया, ये जो कांग्रेस में प्रो कांग्रेस था वो भी प्रो मार्क्सिस्ट हो गया, और जो एंटी कांग्रेस था वो एंटी कांग्रेस ही हो गया। ये दोनों एक साथ मिलकर मुझे बोल दिया, चलो ये नहीं, ऐसा जर्नलिज्म तो नहीं चलेगा, either you behave or you go. So I said, I will go. Even it was not emergency. It was not emergency. So I said, I did not behave. I believed in a free journalism, and मेरा जर्नलिस्ट जो मेरे साथ काम किया है वो मेरा विटनेस है। मैं गया, I left मातृभूमि। Then you joined Times of I India. joined Times of India. आप रेजिडेंट एडिटर बने बेंगलोर में। मैं पहला बेंगलोर रेजिडेंट बना दिया, उस पर भी मेरा पहला फर्स्ट स्टोरी जो था, ये जो प्लॉट्स हैं, प्लॉट्स ऑफ लैंड है, वो हाउ वेरी VIPs के लिए प्लॉट्स तो दे दिया। तो बात तो ये है कि हमारा एक न्यूज़पेपर जो है उनका काम क्या है, इट इज़ एक्चुअली टू स्टैंड एज अ वॉइस ऑफ द पीपल। एंड करप्शन जो है, इट इज़ वन थिंग विच इज़ रियली डिस्ट्रॉइंग इंडिया। तो न्यूज़पेपर हैज़ गॉट टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो दूसरी बात यह है कि नेशन क्या है, नेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो गॉट टू फाइट फॉर द नेशन। तो जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया में था, उसके बाद अशोक जैन, एंड आई हैड ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर हिम। अशोक जी मुझे दिल्ली में बुला लिया, और मैं 94 में आई केम फ्रॉम बैंगलोर टू दिल्ली। सो ही गेव मी अ फ्री हैंड इन अ सेंस। और बैंगलोर में भी आप पर प्रेशर नहीं हुआ? बैंगलोर में सच में टाइम्स ऑफ इंडिया से कोई प्रेशर नहीं था, आई कैन टेल यू फ्रैंकली। एंड उस समय इफ यू रिमेंबर, मेरा एक मैं उस समय नौहा टाइम्स में था, तो इसलिए मुझे मालूम है कि बराबर आप जो लिख रहे थे कभी किसी ने और कभी नहीं। मैं तो उस समय जब मैं एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया बैंगलोर था, मैं नरसिम्हा राव को इंटरव्यू किया। मैं उसके बाद VP सिंह का सरकार में देवीलाल का एक इंटरव्यू कर दिया, जिस पर देवीलाल VP सिंह का बहुत खिलाफ, और वो तो बहुत पार्लियामेंट में बहुत हंगामा हो गया उस इंटरव्यू का कारण। सच में कोई इंटरफेरेंस नहीं था। और दिल्ली में भी जब आया तो वी टुक अ वेरी प्रो नेशनल स्टैंड। ये कश्मीर और पंजाब इंसर्जेंसी का बिल्कुल खिलाफ। उस समय हम अमेरिकन एम्बेसी जो है, यूरोपियन एम्बेसी जो है, वो जर्नलिस्ट को बुलाते थे, बोले क्यों भारत कश्मीर में है, क्यों ये पंजाब, अरे जाने दो जाने दो। उस समय वो लोग कहते थे अरे जाने दो कश्मीर, जाने दो पंजाब, जाने दो जो कुछ। और बहुत सारे जर्नलिस्ट ऐसा इन्फ्लुएंस हो गया और बहुत सॉफ्ट लिखा। मैं थोड़ा वो वेरी हार्ड था। न्यूक्लियर, आप तो न्यूज़ सर्विस के हेड होकर आए थे। मैं हाँ न्यूक्लियर इश्यूज में भी बड़ा स्ट्रांग लिख लिया कि मैं कह दिया कि ये एकलव्य का थंब है, हम एक एकलव्य है इंडिया, और क्लिंटन के चाहते हैं ये थंब को कट करना, और हम कभी नहीं दोबारा एकलव्य तो उनका थंब नहीं कट करेगा। एक बार तो कट हो गया, दोबारा नहीं होगा। तो बड़ा स्ट्रांग लिख लिया। और सच में आई कैन टेल यू, अशोक जैन पूरा सपोर्ट दे दिया मुझे। जर्नलिज्म एक क्रिएटिव फील्ड है, वो एक मैकेनिकल फील्ड नहीं है, वो क्रिएटिव फील्ड है। और ये फील्ड है क्या, रिलेटेड टू द फील्ड ग्राउंड सिचुएशन क्या है, लोगों का परेशानियाँ क्या है, कंट्री का सिचुएशन क्या है, उन पर बहुत बड़ा स्ट्रांग एंकर चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के प्रबल समर्थक MD नलपत ने हमेशा से ही दबावों के विपरीत जाकर काम किया। मातृभूमि में प्रबंधन के खिलाफ जाकर काम करने का ही नतीजा था कि उन्हें वो अखबार जिसके वो कभी शेयर होल्डर हुआ करते थे छोड़कर द टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करना पड़ा। TOI बेंगलुरु में अपने कार्यकाल के दौरान भी उन्होंने अपने आप को एडिटर के कमरे के दायरे में बांधकर नहीं रखा। वो स्थानीय, प्रादेशिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की जानकारी बटोरने के लिए दुनिया भर का चक्कर लगाते रहते। इस दौरान उनका तत्कालीन प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव के साथ किया गया इंटरव्यू काफी चर्चा में रहा।
जब वो द टाइम्स ऑफ इंडिया के दिल्ली संस्करण के प्रबंध संपादक बने तो उन्होंने पेपर की भाषा को विक्टोरियन इंग्लिश से हटकर इंडियन इंग्लिश का रूप दिया, जिससे पाठक अखबार से और ज्यादा जुड़ सकें। TOI में ये स्टाइल शीट अब तक लागू है। MD नलपत की खोजी पत्रकारिता पर अच्छी पकड़ है। उन्होंने अपनी टीम को भी लीक से हटकर पत्रकारिता करने के लिए प्रोत्साहित किया। This was when the United Front government was about to be formed in 1996, and there was a long period of negotiations among the various parties. So I had done a story saying that the DMK was going to join the United Front and therefore the government would be formed. The day the story appeared, only the Times of India carried that as the lead, whereas all the other papers said that it was the United Front government may not be formed or there were still difficulties. So he summoned me to his office and he said, "What is it that you know that nobody else seems to know?" So I just said to him, I said, "Mr. Nalapat, just give me 24 hours." The next morning, of course, the government was, the DMK officially announced and that they would join the United Front government. As soon as he walked into the office, and I'll never forget it, he came up to me and he says, "I owe you an apology." I think there are very few editors who will do that. MD नलपत ने भ्रष्टाचार के विरोध में काफी लिखा, जिसका उन्हें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। उनकी कई खोजी रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर एक बार तो विश्वास नहीं होता। हालांकि अपनी सफाई में नलपत का कहना होता है कि अगर आप विश्वास कर सकें तो ठीक है, लेकिन मैं अपने सोर्स का कभी खुलासा नहीं करूंगा। पत्रकारिता के अलावा उन्होंने 2 किताबें भी लिखी हैं, इंदित्व और द प्रैक्टिस ऑफ जियोपॉलिटिक्स। इंदित्व हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी संस्कृति के विस्तार और विकास की कहानी कहती है, और द प्रैक्टिस ऑफ जियोपॉलिटिक्स स्थानीय मुद्दों और राजनीति के समीकरण को समझने के लिए एक बेहतरीन किताब है। जैसे आपका एक एकेडमिक फील्ड रहा, मैनेजमेंट वाला रोल रहा, लेकिन जैसे आपने कहा आप इंटरव्यूज़ भी करते थे, रिपोर्ट भी मान लो प्लाट का हो या दूसरी चीज़ों भी हो, और इसीलिए बाद में आपको न्यूज़ का ही हेड बनाया गया। तो ये एक अलग तरह का जो आमतौर पर लोग होता है, जो इंटेलेक्चुअल ढंग से लिखते हैं, एसोसिएट एडिटर होते हैं, असिस्टेंट एडिटर होते हैं, या इवन एडिटर इन चीफ होते हैं, वो लगता है कि फील्ड से उस समय के, आजकल थोड़ा समय बदला है, लेकिन उस समय नहीं था। तो आपको कैसे मतलब उस तरह की रिपोर्टिंग करने में मतलब उसको चैलेंज लगता था, अच्छा लगता था, या लगता था कि बेकार ये मैं तो इंटेलेक्चुअल कमरे में बैठ के काम करूं? आलोक जी, ये तो आई वुड लाइक टू से वन थिंग वेरी क्लियरली। देख, बात तो ये है कि जो ये आप इंटेलेक्चुअल एकेडमिक जो कहते हैं, वो फील्ड एक्सपीरियंस नहीं है, फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो वो बेकार है। ये तो एक आइवरी टावर थियोरी। मैं तो हमेशा हर महीना अभी भी 9, 10, 15 दिन आई ट्रैवल, एंड उस समय भी मैं ट्रैवल किया। एंड आई वुड अगेन लाइक टू से आई एम बोथ इन मातृभूमि एंड इन मातृभूमि में तो एक डायरेक्टर था, एक पावरफुल पर्सन था, इसलिए वहाँ मैं ट्रैवल करता, वो तो बड़ी बात नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं तो एक एम्प्लॉई था, एडिटर था, पर टाइम्स ऑफ इंडिया मैनेजमेंट ने भी मुझे कोई तकलीफ नहीं दिया। आई ट्रैवल अ लॉट। ऑफिस में आई वुड सेल्डम सी मी, आई वुड बी ट्रैवलिंग। बात तो ये है कि ट्रैवल करेगा तो पता लग सकता क्या होता है। और मेरा लेख जो है, मेरा करस्पॉन्डेंस का लेख जो है, आई वॉन्टेड इट टू बी बेस्ड ऑन फैक्ट, on investigation, and not ivory tower sitting in India International Center or sitting in some Chelmsford club or sitting in some think tank, but going to the field and meeting people. So mujhe bhi, I mean, I have supervised so many journalists. I don't like to see them in the office. If I come to the office and too often I see the journalist, I say, "Where is your story?" Because I want them to go to the field and I want them to find, to spend time there. और फैक्ट्स तो वापस मिलना है, और फैक्ट्स कहाँ मिलेगा? ऑफिस में नहीं, फील्ड में मिलेगा। बिकॉज जर्नलिज्म एक क्रिएटिव फील्ड है, वो एक मैकेनिकल फील्ड नहीं है, वो क्रिएटिव फील्ड है। और ये फील्ड है क्या? रिलेटेड टू द फील्ड। फील्ड ग्राउंड सिचुएशन क्या है, लोगों का परेशानियाँ क्या है, कंट्री का सिचुएशन क्या है, उन पर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एंकर चाहिए।
एक जर्नलिस्ट को। लेकिन आपको नहीं लगता कि पिछले, जैसे आपने कहा कि 2-3 फेज़ केरल, कर्नाटक या देश इंडिया के रीजनल जो सेंटर्स हैं और दिल्ली, जो डेवलपमेंट या जैसे कहना चाहिए प्रोग्रेस, आज भी इंडिया में जितने ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिस पर साथ में होना चाहिए था, तो मीडिया में और इवन रीजनल प्रेस पर भी असर हुआ है दिल्ली का, मतलब अपार्ट टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप कहिए या जो हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप का है, बड़े ग्रुप का एक असर वहाँ के अखबारों में पड़ा। उससे वो जो इश्यूज़ हैं, रूरल एरिया के इश्यूज़ हैं, डेवलपमेंट कंस्ट्रक्टिव जिसको कह सकते हैं, पॉजिटिव कह सकते हैं, और इन्वेस्टिगेटिव उसका पार्ट है। यदि सड़क नहीं बनी है, यदि गांव में पंचायत को पैसा नहीं मिला है, तो वो भी एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। उन चीज़ों पर फोकस कम है कि थोड़ा सेंसिटिज्म ज़्यादा हो गया है और इन्वेस्टिगेशन के नाम पर हम थोड़ा सा भटक से गए हैं, ऐसा आपको लगता है या नहीं? जी, बात तो यह है कि एक प्रॉब्लम ये है कि हम गवर्नेंस सिस्टम में ज़्यादा ख्याल नहीं रखता। उदाहरण में आप देख लीजिए कॉलोनियल लीगल सिस्टम जो है, कितने कितने नियम है इंडिया में। अभी एक आदमी स्टार्टअप इंडिया में शुरू करते हैं, अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कह दिया स्टार्टअप इंडिया, बहुत ब्रिलियंट स्कीम है, बट आज तक क्या प्रॉब्लम था कि स्टार्टअप शुरू करेंगे बट 1% भी सक्सीड नहीं करेगा, क्योंकि पूरा का पूरा परमिशन किसी एक बाबू से चाहिए। इस ऑफिस में जाना है, यहाँ जाना है, उधर जाना है। चिदम्बरम और कपिल सिब्बल ने एक इंटरनेट का एक लॉ, वो जो वाजपेयी का लॉ था, सच में वाजपेयी ने एक आईटी मिनिस्ट्री शुरू कर दिया। उस समय से हमारा आईटी का सिचुएशन थोड़ा डेंजर, खतरा में हो गया। एक मिनिस्ट्री नहीं होना था सच में। उसके बाद चिदम्बरम और सिब्बल ने एक आईटी का एक लॉ बहुत बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ बना दिया, और अभी भी वो लॉ बड़ा स्ट्रिक्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने 66A कुछ को निकाल दिया, बहुत अच्छा, वेरी रियली गुड वर्क दे हैव डन। बट ये सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो और ज़्यादा कोशिश करना चाहिए। ये जो रेस्ट्रिक्टिव लॉज है, लीगल सिस्टम्स है, वो थोड़ा उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आना चाहिए। अभी गुजरात देख लीजिए, गुजरात क्यों प्रोग्रेस किया, क्योंकि गुजराती लोग जो है दे डोंट डिपेंड ऑन गवर्नमेंट, दे डिपेंड ऑन देमसेल्व्स। बट आजकल आप बिहार जाएंगे, यूपी जाएंगे, सब अरे सरकार करेगा। रोड में कुछ ऐसा है, वो सरकार निकल जाएगा। घर में कुछ प्रॉब्लम है, अरे कहाँ वेट करेगा सरकार के लिए। ये सरकार के लिए वेट करना, और बात तो है कि यदि आप करेंगे तो सरकार आपका खिलाफ होगा। कई जगहों में ये सिटीजन इज नॉट अलाउड टू वर्क ऑन हिज ओन। तो हम एक सिस्टम क्रिएट करना चाहिए जो सिटीजन को फ्रीडम है, और सिविल सोसाइटी जो है सिविल सर्विस से ज़्यादा शक्ति है। ये आज तक नहीं हुआ है। मेरा आशा ये है कि नरेंद्र मोदी वो कर सकेगा। ये जर्नलिज्म में आपके लिए कोई रोल मॉडल जिसको कहना चाहिए कोई रहे, जिनको आपको लगता होगा भाई मुझे ऐसा जर्नलिज्म इंडिया में होना चाहिए इन पिछले 50-60 सालों में, आज़ादी के पहले? क्योंकि हम गांधी के जर्नलिज्म से आज तुलना नहीं कर सकते, बिकॉज इट इंडिपेंडेंट इंडिया। आपके लिए कोई रोल मॉडल रहे हैं, या आपने अपने खुद ही रोल मॉडल बने कि अपना खुद तय करना है? जी, बात तो ये है कि रोल मॉडल आप जो कहेंगे, माय ओन पर्सनल व्यूज़, मेरा वन पर्सन फॉर एग्जांपल इज़ गिरिलाल जैन। नाउ गिरिलाल जी जो है, ही हैड अ वेरी डीप आइडिया ऑफ सोसाइटी, एंड ही रोट इन दैट वेरी डीप आइडिया। He started also as a reporter. Exactly. He was also from the field. From the field. And people used to make, all these highly educated people from foreign universities who are become editors, they used to make fun of him. Arey, ye kya hai? He is a backwoods boy from Haryana. But that backwoods boy talked sense. So I would say Girilal Jain was certainly an inspiration. एक समय था जो अरुण शौरी एक इंस्पिरेशन था, वो आंतोले, रिमेंबर आंतोले का खिलाफ इंदिरा गांधी। Not that he was obviously writing in a way which some will agree not, but वो जो guts जो है एक सरकार का खिलाफ, एक टॉप आदमी का खिलाफ इतना बोल्डली लिखना उस समय इंडिया में थोड़ा अनयूजुअल था। और इसलिए फॉर एग्जांपल दैट काइंड ऑफ करेज जो उस समय शो कर, उसके बाद क्या हो गया, वो जर्नलिज्म छोड़ दिया और पॉलिटिशियन हो गया और मंत्री हो गया। मेरे ख्याल से वो he lost because of being a minister and a politician. But Arun Shourie, the journalist, was someone whom I definitely admired. So एक जर्नलिज्म वो है जो ओपन माइंड रह के, प्रोफेशनल रह के, विदाउट एनी पॉलिटिकल बायस। Correct. एक जर्नलिज्म है कि नहीं कंपेन, वो उसको बार बार ये कहते हैं भाई तिलक ने ऐसा किया था, गांधी ने किया था, या इमरजेंसी में गोयनका लड़े थे। सो हमें एक पार्टी या एक जो भी गवर्नमेंट या जैसे कहें कि उस आइडियोलॉजी से जुड़ा हुआ ही जर्नलिज्म करना है। आप किसको ठीक बात? देखिए आलोक जी, बात तो यह है कि हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं,
हम तो आई मीन डिवाइन नहीं है, भगवान नहीं है, हमको फॉल्ट्स है, हम सबको बायसेस है। बट एक जर्नलिस्ट को बायस है तो वो ओपनली एडमिट करना है कि ये मेरा बायस है, तो प्रॉब्लम नहीं है। यदि एक बायस है और वो तो हाइड करता, यदि फॉर एग्जांपल आप सरकार से कुछ बेनिफिट मिल गया तो वो हाइड करता तो प्रॉब्लम है। यदि हाइड नहीं करता, ठीक है मैं सरकार से बेनिफिट मिल गया बट तो देन प्रॉब्लम नहीं है। ये हम चाहिए ट्रांसपेरेंसी। इसलिए दूसरी बात हम ये है कि गवर्नेंस सिस्टम, कॉलोनियल लॉस का विरोध हम प्रेस फाइट करना है, वो नहीं फाइट करता। दूसरा ये जो आरटीआई है वो और स्ट्रांग बनाना है और ताकत देना है, वो भी हमारा मीडिया आरटीआई के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है। और पहले अजीत भट्टाचार्य जी और निखिल चक्रवर्ती सब लोगों ने कितनी लड़ाई लड़ी है। एग्जैक्टली उसके बाद जर्नलिज्म में भी, मीडिया में कुछ खास लड़ाई नहीं है। आरटीआई बहुत ज़रूरी है एक डेमोक्रेसी को। नॉन कॉलोनियल सिस्टम, लीगल सिस्टम बहुत ज़रूरी है डेमोक्रेसी को। इस सब बड़े बड़े इश्यूज़ पर हम भी फाइट करना है। हम छोटे इशू है, ये है करप्शन, एक आदमी का, दो आदमी का। बट बात तो ये है कि ये सिस्टम में ही प्रॉब्लम होता है। उदाहरण मैं बता दूंगा आपको। पुलिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुंबई जो है कमर्शियल कैपिटल है। मुंबई का एक पुलिसमैन, मैंने सुना कि मेजॉरिटी ऑफ पुलिसमैन को उनको क्वार्टर्स नहीं मिलता है। अभी आप जानते हैं मुंबई में कितना एक्सपेंसिव है। उनको कितना मिलता है एक महीना क्वार्टर्स रेंट करने के लिए? 1,000, 2,000, 3,000। अभी आप देख लीजिए मुंबई में 3,000 एक स्क्वायर फुट भी नहीं मिलेगा बीच पर, तो कैसा वो उनका फैमिली को हाउस करेगा? वो करप्ट होता है। अभी ये फॉरेन लोग कहते रहे इंडियन लोग सब करप्ट है। अभी आप उनको मुंबई में 3,000 रुपया दे दो हाउसिंग के लिए, और मैं देख सकता कितने लोग ये करप्ट नहीं होता। तो हमारा सिस्टम ही ये करप्शन ब्रीड करता है और सिस्टमिक चेंज चाहिए। तो वो जो बड़े बड़े इश्यूज़ है आज तक हमारा मीडिया, आप सही कहते हैं, वो टच नहीं करता। वो सुपरफिशियल इश्यूज़ में ही टच करता। ये दुख की बात है कि हमारा डिफमेशन लॉ जो है वो फ्री प्रेस का बिल्कुल खिलाफ है। 99% ऑफ NGOs आर वेरी डिसेंट, इंक्लूडिंग फॉरेन NGOs। बट कुछ NGO है जो सारे लोग को बदनाम देते हैं, जो फॉरेन कंट्रीज के लिए काम करते हैं, जो फॉरेन कंपटीशन के लिए काम करते हैं, जो इंडियन डोमेस्टिक कंपनीज को भी उनका राइवल्स का खिलाफ काम करते हैं। और ये है प्रॉब्लम।